एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में शांति से रह रहे थे। उनके पास ज्ञान और हास्य की एक अनोखी मिश्रण थी, जो हर समस्या को सुलझाने में मदद करती थी। एक दिन गांव में एक चोर ने दस्तक दी और उसने कई लोगों के घरों में चोरी की। गांव वाले बहुत चिंतित थे और चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। नसीरुद्दीन ने यह सब देखा और सोचा कि उन्हें इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हम इस चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। योजना बनाना। नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर एक जाल बुनें। उन्होंने सुझाव दिया कि वे सभी रात को अपने घरों के बाहर रखी चीजें साफ कर दें और उन पर एक विशेष निशान बना दें। चोर जब अगली बार चोरी करने आएगा तो उसे यह सब देखकर समझ में आएगा कि लोग सावधान हैं। गांव वालों ने नसीरुद्दीन की बात मानी और सभी ने अपने अपने घरों के बाहर चीजें रख दीं। उन्होंने निशान बना दिए और अपनी आंखें चोर पर टिका दीं। रात में सभी गांव वाले अपनी आंखें बंद कर सो गए, जबकि नसीरुद्दीन जागते रहे। चोर की चालाकी। रात के मध्य में चोर ने फिर से गांव में कदम रखा। उसने देखा कि सभी घरों के बाहर निशान बने हैं, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने एक योजना बनाई और उन निशानों के आसपास की चीजों को चुराना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसे अपने जाल में फंसाने का एक और तरीका सोचा। उन्होंने चोर को देखने के लिए एक छिपा हुआ स्थान बनाया। जब चोर चोरी कर रहा था, नसीरुद्दीन ने एक बड़ा शोर मचाया, जिससे सभी गांव वाले जाग गए। पकड़ना। गांव वाले जाग गए और समझ गए कि चोर गांव में है। नसीरुद्दीन ने चोर को पकड़ा और सभी ने उसे घेर लिया। चोर बहुत घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसे रोक लिया। नसीरुद्दीन, तुम्हें लगता है कि तुम गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हो। अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। चोर ने डरते डरते कहा, मुल्ला, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं भूख से मजबूर होकर यह सब कर रहा था। उपदेश। नसीरुद्दीन ने चोर की बात सुनी और उसे समझाया, भूख से जूझना एक समस्या है, लेकिन चोरी करना उसका समाधान नहीं है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम अपने लिए ईमानदारी से कमाई कर सकते हो। चोर ने नसीरुद्दीन की बात समझी और वादा किया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। गांव वाले भी उसकी बात सुनकर उसे माफ करने को तैयार हो गए। उन्होंने चोर को एक नई शुरुआत का अवसर दिया और उसे काम देने का निर्णय लिया। अंत। इस प्रकार नसीरुद्दीन ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसे सही मार्ग पर चलने का भी उपदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान समझदारी और सहानुभूति से किया जा सकता है। नसीरुद्दीन की चतुराई और दया ने गांव में एक नई दिशा दी और सबको एकता में बांध दिया। कहानी एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और हास्य से भरी बातें सभी को आकर्षित करती थीं। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा ने सोचा कि शायद वह कुछ मजेदार बातें सुनकर अपनी उदासी दूर कर सकें। बादशाह नसीरुद्दीन, तुम हमेशा हंसते रहते हो, क्या तुम कभी गंभीर नहीं होते? नसीरुद्दीन महाराज, हंसी ही वह रसायन है जो जीवन को मजेदार बनाता है। गंभीरता में कोई चुरुंकी नहीं है, पर हंसी में हमेशा कुछ नया होता है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन की बातों में एक गहरी सच्चाई है, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा। बादशाह, लेकिन तुम इतना हंसते हो, क्या तुम समझते हो कि धन का क्या महत्व है? नसीरुद्दीन महाराज, धन एक चाबी है जो दरवाजों को खोलती है, लेकिन असली खुशी दरवाजे के अंदर होती है।
जैसे एक चिड़िया जो अपने पंखों से उड़ती है, लेकिन उसके पंखों की चमक खुशी में नहीं है, बल्कि उड़ने में है। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों पर ध्यान दिया और समझा कि उसे सच्ची खुशी का क्या मतलब है। फिर उसने एक कठिन सवाल पूछा, बादशाह, और जब लोग न्याय को गलत समझते हैं तब क्या किया जाए? नसीरुद्दीन, महाराज, न्याय एक तराजू की तरह है। यदि तराजू सही नहीं है तो उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन यदि लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। राजा को नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उसने सोचा कि नसीरुद्दीन की बातें सुनकर वह खुद को और बेहतर समझ सकता है। फिर राजा ने एक अंतिम सवाल पूछा, बादशाह, और समय का क्या? तुम समय को कैसे देखते हो? नसीरुद्दीन, महाराज, समय एक नदियों की तरह है। इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो इसे समझता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। राजा को नसीरुद्दीन की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, तुम्हारी बातें न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि सीखने योग्य भी हैं। तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान का असली उपयोग तभी होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। इस तरह नसीरुद्दीन और बादशाह की बातचीत ने न केवल राजा को खुशी दी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य ने साबित किया कि सच्चा ज्ञान कभी भी एक मजेदार वार्तालाप में भी पाया जा सकता है। कहानी 2। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी चतुराई और हास्य का सभी लोगों में बड़ा नाम था। एक दिन गांव के बादशाह ने नसीरुद्दीन को राजमहल बुलाया। वह उनकी बुद्धिमानी को परखना चाहते थे। राजमहल में पहला सवाल। बादशाह ने नसीरुद्दीन को देखकर कहा, नसीरुद्दीन, तुम इतने चतुर हो, क्या तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। मुझे आपके सवालों का इंतजार था। बादशाह ने पहला सवाल किया, बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन खुशी है। जो व्यक्ति खुश है वही सबसे धनी है। बादशाह ने सोचा और कहा, यह तो सही बात है। अब अगला सवाल, ज्ञान और धन में से क्या बड़ा है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान धन से बड़ा है। क्योंकि धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। राजमहल में दूसरा सवाल। बादशाह को नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उसने फिर एक सवाल पूछा, अगर कोई इंसान अपने दुश्मन को माफ कर दे तो क्या वह कमजोर है? नसीरुद्दीन ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं महाराज। माफी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने दुश्मन को माफ कर सकता है वह असली मजबूत होता है। राजमहल में तीसरा सवाल। बादशाह ने अब एक और सवाल किया, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा सम्मान क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा सम्मान सच्चाई है। सच्चा इंसान हमेशा सम्मानित रहता है, चाहे उसके पास धन हो या न हो। अब बादशाह ने एक कठिन सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं उसे हंसाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब वह हंसता है तो वह अपनी गलती को समझता है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में अद्भुत हो नसीरुद्दीन। तुम्हारे जवाबों ने मुझे सिखाया है कि जीवन को कैसे समझना चाहिए। कहानी का अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी और हास्य से बादशाह को प्रभावित किया।
बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में खास स्थान दिया और गांव के लोगों को भी उनके विचारों की सराहना करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमानी का मूल्य हमेशा होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। नसीरुद्दीन की तरह हमें भी अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए। कहानी 3। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और हास्य के किस्से सभी जगह फैले हुए थे। एक दिन गांव में एक चोर आया जो रात के समय लोगों के घरों से सामान चुराने लगा। गांव वाले काफी परेशान हो गए और उन्होंने तय किया कि चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। गांव के मुखिया ने कहा, हम नसीरुद्दीन से सलाह लेंगे, वह हमेशा सटीक सुझाव देते हैं। सभी लोग नसीरुद्दीन के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। नसीरुद्दीन ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम सब रात को अपने घरों के बाहर एक एक बर्तन रखेंगे और हम सब चोर की नजरें रखेंगे। जब वह बर्तन में सामान डालेगा तभी हम उसे पकड़ लेंगे। रात का समय आया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर बर्तन रखकर छिप गए। चोर को यह योजना समझ में आई और वह एक एक कर घरों से सामान चुराने लगा। लेकिन जब वह नसीरुद्दीन के घर के पास आया तो उसने देखा कि बर्तन में कुछ नहीं था। चोर ने सोचा, इस घर में कुछ नहीं है, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर मैं उसे सोचने पर मजबूर कर दूं तो वह मुझे भी चुराने की कोशिश करेगा। नसीरुद्दीन ने बर्तन को थोड़ा सा हिलाया और जोर से चिल्लाए, ओह चोर, तुमने मेरे बर्तन को हिलाया है। तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम मुझे आसानी से धोखा दे सकते हो? चोर चौंक गया और वह समझ गया कि वह पकड़ा गया है। वह तुरंत भागने लगा। लेकिन नसीरुद्दीन ने जल्दी से चोर के पीछे दौड़कर उसकी एक टांग पकड़ ली। चोर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसे पकड़ रखा। चोर, छोड़ो मुझे, मुझे मत पकड़ो। नसीरुद्दीन, तुमने मेरे बर्तन से सामान चुराया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गांव के अन्य लोग भी बाहर आ गए और चोर को पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव के चौक पर लाया और फैसला करने लगे कि अब उसे क्या सजा दी जाए। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं एक उपाय सुझाता हूं, हम इसे एक मौका देंगे। इसे हमारे गांव के कामों में मदद करनी चाहिए। चोर ने कहा, लेकिन मैं तो चोर हूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई का उपयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। अब से तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे गांव की सुरक्षा करोगे। गांव वालों ने सहमति दी और चोर को सुधारने का एक मौका मिला। धीरे धीरे चोर ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। वह नसीरुद्दीन का आभारी हुआ और अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटने की कसम खाई। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है और हमें हमेशा लोगों को एक नया मौका देना चाहिए। नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी ने एक चोर को एक अच्छा इंसान बनाने का काम किया। कहानी 4। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनकी चतुराई और हास्य भरी बातें सबको भाती थीं। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया ताकि वे उनकी बुद्धिमानी का परीक्षण कर सकें। पहला सवाल, बादशाह नसीरुद्दीन, बताओ सबसे बड़ा अमीर कौन है? नसीरुद्दीन, महाराज, जो खुद को खुश रखता है वही सबसे बड़ा अमीर है। धन से अधिक खुशी की कीमत होती है। बादशाह ने नसीरुद्दीन की बात को ध्यान से सुना और हंस पड़े। दूसरा सवाल, बादशाह, ठीक है,
लेकिन सबसे विद्वान कौन है? नसीरुद्दीन महाराज, जो अपने ज्ञान को बांटता है वही सबसे विद्वान है। ज्ञान का दीप जलाने से वह औरों को भी रोशन करता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की और एक मुस्कान के साथ पूछा, तीसरा सवाल, बादशाह और सबसे तेज कौन है? नसीरुद्दीन महाराज, सबसे तेज वह नहीं जो दौड़ता है, बल्कि वह है जो अपने विचारों में तेजी लाता है। जो सोचता है वही सही निर्णय ले सकता है। राजा ने नसीरुद्दीन के उत्तरों को सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। चौथा सवाल, बादशाह लेकिन सबसे बहादुर कौन है? नसीरुद्दीन महाराज, सबसे बहादुर वह होता है जो अपने डर का सामना करता है। जो डर से भागता है वह कभी बहादुर नहीं बन सकता। राजा ने देखा कि नसीरुद्दीन का हर उत्तर उसे नए ज्ञान से भर देता है। वह और भी उत्सुक हो गए। अंतिम सवाल, बादशाह और आखिरी सवाल, सबसे बड़ा नेता कौन है? नसीरुद्दीन महाराज, सबसे बड़ा नेता वह होता है जो अपने लोगों के दिलों में राज करता है, न कि अपने सिंहासन पर बैठकर। जो जनता के लिए सोचता है वही सच्चा नेता है। राजा ने नसीरुद्दीन की सभी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, तुम सच में मेरे राज्य के सबसे बड़े विद्वान हो। तुम्हारे उत्तर न केवल ज्ञानवर्धक हैं, बल्कि मुझे भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने बादशाह को अपने चतुर उत्तरों से प्रभावित किया और अपने ज्ञान की चमक से दरबार में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दिन के बाद राजा ने नसीरुद्दीन को हमेशा अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया, ताकि वह उनकी बुद्धिमानी से मार्गदर्शन ले सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान हमेशा सरल और स्पष्ट होता है और हर सवाल का उत्तर एक नए दृष्टिकोण से खोजा जा सकता है। कहानी 5। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में शांति से रह रहे थे। एक दिन गांव में एक चोर आया, जिसने कई लोगों के घरों में चोरी की। गांव वाले बहुत परेशान थे और उन्होंने फैसला किया कि चोर को पकड़ना होगा। चोर की योजना। चोर ने सोचा कि अगर वह नसीरुद्दीन को अपने काम में उलझा देगा तो वह आसानी से चोरी कर सकेगा। उसने एक योजना बनाई और एक रात नसीरुद्दीन के पास गया। चोर मुस्कुराते हुए, अरे नसीरुद्दीन भाई, क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? नसीरुद्दीन चौंकते हुए, क्यों नहीं? बताओ तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? चोर, मैं एक बड़ा खजाना ढूंढ रहा हूं। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? नसीरुद्दीन की समझदारी। नसीरुद्दीन ने चोर की बातों को ध्यान से सुना। वह जान गए थे कि चोर उनकी मदद नहीं बल्कि उनका ध्यान भटकाने आया है। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए, मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम खजाना क्यों खोज रहे हो? चोर थोड़ा परेशान होकर, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे पैसे की जरूरत है। नसीरुद्दीन हंसते हुए, तो तुम चोर बनने के बजाय मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत से तो तुम्हें सच में धन मिलेगा। चोर ने सोचा कि नसीरुद्दीन उसे मूर्ख बना रहे हैं और फिर से बोला, चोर, लेकिन मेहनत में बहुत समय लगता है। नसीरुद्दीन का चतुर उत्तर। नसीरुद्दीन एक चालाक मुस्कान के साथ, ठीक है, अगर तुम सच में खजाना ढूंढना चाहते हो तो तुम मेरी एक बात मानो। चोर उत्सुकता से, क्या बात है? नसीरुद्दीन, तुम इस रात गांव के चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ और वहां से आवाज लगाओ, मैंने खजाना पाया है। चोर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और बिना समझे उसने यह करने का फैसला किया। चोर की गलती। चोर चौराहे पर गया और जोर से चिल्लाया, मैंने खजाना पाया है। सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वाले शोर मचाते हुए, चोर
पकड़ो उसे। गांव वाले चोर को पकड़ने दौड़े। चोर समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंत नसीरुद्दीन ने गांव वालों से कहा, यह वही चोर है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। अब उसे इसकी सजा मिलेगी। गांव वालों ने चोर को पकड़ लिया और उसे सजा दी। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल गांव को चोर से मुक्त कराया, बल्कि चोर को भी उसकी गलतियों का एहसास कराया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और चतुराई से हम मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं, और कभी-कभी शैतान की योजना को उसकी ही चाल से नाकाम करना सबसे अच्छा तरीका होता है। कहानी 6। नसीरुद्दीन और गधा। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने चतुर और मजेदार किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बुद्धिमानी और हास्य से भरी बातें सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ खेत में गए। गधे की मूर्खता। गधा, जो हमेशा अपने मालिक के पीछे पीछे चलता था, उस दिन बहुत चंचल हो गया। खेत में काम करते समय नसीरुद्दीन ने उसे घास खाने के लिए छोड़ दिया। गधा इस आजादी का फायदा उठाकर पास के एक तालाब की ओर भाग गया। वहां गधे ने तालाब में जाकर अपना चेहरा देखने की कोशिश की। उसने सोचा, वाह, मैं कितना सुंदर हूं, परंतु जैसे ही उसने अपने चेहरे को पानी में देखा, वह डर गया। उसे लगा कि वहां कोई और गधा है जो उसके मुकाबले ज्यादा सुंदर है। नसीरुद्दीन की समझदारी। जब नसीरुद्दीन ने देखा कि उसका गधा तालाब के किनारे खड़ा है और उसकी आंखों में चिंता है, तो वह उसके पास गए। नसीरुद्दीन, क्या हुआ मेरे प्यारे गधे? तुम इतने परेशान क्यों हो? गधा, मुला, वहां तालाब में एक और गधा है जो मुझसे ज्यादा सुंदर है। मुझे अपनी सुंदरता खोने का डर है। नसीरुद्दीन ने गधे की बात सुनकर सोचा, इस गधे को समझाना पड़ेगा। नसीरुद्दीन, तुम्हें पता है गधे भाई, सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं होती। असली सुंदरता तो दिल की होती है। गधे ने नसीरुद्दीन की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह परेशान था। गधे की मूर्खता का हल। फिर नसीरुद्दीन ने एक चालाकी की। उन्होंने तालाब में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठने लगीं और गधे का प्रतिबिंब बिगड़ गया। नसीरुद्दीन, देखो अब तुम्हारा रूप कैसे बिगड़ गया। क्या तुम अभी भी उस गधे से डरते हो? गधा घबरा गया और बोला, नहीं, अब मैं समझ गया हूं। असली सुंदरता वही है जो स्थिर होती है। नसीरुद्दीन, बिल्कुल सही। और याद रखो, कोई भी चीज बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और दिल से जानी जाती है। अंत। गधा नसीरुद्दीन की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मूर्खता पर हंसते हुए कहा, मैं अब समझ गया हूं कि असली सुंदरता क्या होती है। नसीरुद्दीन ने गधे को वापस खेत में ले जाकर उसे काम पर लगा दिया। इस तरह गधे ने नसीरुद्दीन की सीख को जीवन में अपनाया और वह अब हमेशा अपने दिल की सुंदरता पर ध्यान देने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता हमेशा हमारे अंदर होती है और बाहरी रूप केवल एक छलावा है। कहानी 7। नसीरुद्दीन और राजा की सबसे बड़ी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और हास्य प्रेमी व्यक्ति मुला नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी चतुराई और मजेदार किस्से सभी को भाते थे। राज्य का राजा भी नसीरुद्दीन के बारे में सुनकर बहुत इंट्रिग्यूड था और उनसे मिलने का मन बना लिया। राजा का बुलावा। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाया। दरबार में जब नसीरुद्दीन पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखकर कहा, मुला, तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनकर मुझे हमेशा आनंद आता है। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। यदि तुम इस चुनौती को पूरा कर सको
तो तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। नसीरुद्दीन, महाराज, मैं चुनौती के लिए तैयार हूं, पर मुझे जानना होगा कि यह चुनौती क्या है। चुनौती का आरंभ। राजा ने कहा, तुम्हें इस दरबार के सभी लोगों को हंसाना है, लेकिन ऐसा करना होगा कि कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें मेरी ओर से सोने का एक सिक्का मिलेगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है, मैं तुरंत शुरू करता हूं। नसीरुद्दीन का जादू। नसीरुद्दीन ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान खींचा और एक मजेदार कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने अपनी चतुराई से हंसी मजाक, विनोद और तीखे व्यंग्य के साथ कहानी को पेश किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, दरबार के लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, अगर मैं मुस्कुराने में सफल हो गया तो क्या आप खुद को भी एक बार हंसने का मौका देंगे? राजा ने सोचा कि वह नहीं हंसेंगे, लेकिन नसीरुद्दीन की कहानियों ने राजा को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। दरबार में सभी लोग हंसने लगे और राजा ने हार मान ली। पुरस्कार का पल। राजा ने कहा, तुमने मुझे हंसा दिया, नसीरुद्दीन। तुम सच में अद्भुत हो। यह सोने का सिक्का तुम्हारा है। नसीरुद्दीन ने सोने का सिक्का लेते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं। हंसी से बड़ा कोई धन नहीं होता। आप हमेशा हंसते रहिए ताकि आपका राज्य भी खुशहाल बना रहे। राजा ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा, नसीरुद्दीन। हंसी से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। मैं हमेशा याद रखूंगा। अंत। इस प्रकार नसीरुद्दीन ने राजा को हंसाकर न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हंसी और खुशी जीवन का सबसे बड़ा धन है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें दरबार में हमेशा बुलाने का वादा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हंसी न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी है जो कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। कहानी 8। एक समय की बात है, मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक गधा था जो न केवल उनका साथी था, बल्कि कई बार उनकी मुश्किलों का हल भी बनता था। नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार गए, जहां उन्होंने कुछ सामान खरीदने का सोचा। गधे का खो जाना। बाजार में खरीदारी करते समय नसीरुद्दीन ने देखा कि लोग एक अद्भुत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। वे एक जादुई चश्मा बेचने वाले विक्रेता के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। नसीरुद्दीन ने सोचा कि ये चश्मा बहुत उपयोगी होगा। इसी बीच उन्होंने अपने गधे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब नसीरुद्दीन जादुई चश्मा देखने में व्यस्त थे, उनका गधा वहां से कहीं चला गया। जब नसीरुद्दीन ने गधे को खोजने की कोशिश की, तो उन्हें हर जगह तलाशने के बावजूद वह नहीं मिला। उन्होंने सोचा, मुझे इस गधे की चिंता करनी चाहिए, लेकिन इस चश्मे का क्या? गधे की खोज। नसीरुद्दीन ने वापस गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने गांव के लोगों से अपने गधे के बारे में पूछा। कुछ लोग हंस पड़े, जबकि कुछ ने कहा, तुम्हारा गधा तो सबसे बुद्धिमान है, वह खुद ही वापस आएगा। लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा, क्या मेरे गधे को यह पता नहीं है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं? और उन्होंने उसे पुकारना शुरू कर दिया। गधा, गधा, कहाँ हो तुम? गधे की वापसी। कुछ समय बाद गधा अचानक गांव के एक किनारे पर दिखाई दिया। नसीरुद्दीन ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने मुझे कितना परेशान किया। तुम जानते हो, गधे ने बेतुकी आवाज में रिएक्ट किया, जैसे वह कह रहा हो, मैं तो बस आराम कर रहा था। गधे की चतुराई। जब नसीरुद्दीन ने गधे को पकड़ा, तो वह सोचने लगे कि गधा कितना समझदार है। तभी उन्हें एक विचार आया।
उन्होंने गधे को इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करते रहोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की कदर करनी चाहिए। गधे ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो कि वह कितना महत्वपूर्ण है। नसीरुद्दीन ने गधे को प्यार से पुकारा और कहा, चलो अब हमें कुछ सीखना है। अंत नसीरुद्दीन और उसका गधा वापस गांव लौट आए। इस अनुभव ने नसीरुद्दीन को यह सिखाया कि हर जीव में कुछ न कुछ खास होता है। उन्होंने अपने गधे को न केवल एक साथी माना, बल्कि उसे एक बुद्धिमान मित्र भी समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारे साथी हमें ऐसे सबक सिखाते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। मुला नसीरुद्दीन और उसके गधे की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। कहानी 9। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक विद्वान और हास्य कलाकार मुला नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे गांव में फैली हुई थीं। राजा भी उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित थे, लेकिन वे कभी-कभी नसीरुद्दीन को अपनी गद्दी पर चढ़ाने की कोशिश करते थे। कहानी का आरंभ। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। राजा का मूड कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि वह अपने दरबारियों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। राजा नसीरुद्दीन, तुम इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा शासक कौन है? नसीरुद्दीन, महाराज, जो अपने लोगों के दिलों में राज करता है वही सबसे बड़ा शासक है। राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन ने सही कहा, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में लिया। राजा, ठीक है, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि कौन सबसे अमीर है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे अमीर वह है जो खुश रहता है। धन से अधिक खुशी का महत्व है। राजा को यह उत्तर भी पसंद आया, लेकिन वह अभी भी नसीरुद्दीन को चुनौती देने का मन बना चुके थे। राजा, अच्छा, अब मुझे बताओ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है। ज्ञान का दीप जलाकर दूसरों को रोशनी देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इस बार राजा चुप हो गए। उन्हें समझ में आया कि नसीरुद्दीन की बातें गहरी हैं, लेकिन उनका गर्व उन्हें स्वीकार करने नहीं दे रहा था। राजा, और बताओ, सबसे बहादुर कौन है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बहादुर वह है जो अपने डर का सामना करता है। जो डर से भागता है वह कभी बहादुर नहीं हो सकता। इस उत्तर ने राजा को और भी चिढ़ाया। उन्होंने सोचा कि अब वह नसीरुद्दीन को एक कठिन चुनौती देंगे। राजा, ठीक है नसीरुद्दीन, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम 3 दिन में मेरे दरबार में सबसे अच्छा मजेदार किस्सा लेकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन, महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। कहानी का मोड़। नसीरुद्दीन ने 3 दिन की अवधि में सोचने के लिए गांव के लोगों से बातचीत की। उन्होंने गांव के छोटे छोटे किस्सों को सुनकर एक अनोखी कहानी बनाई। तीसरे दिन वह दरबार में उपस्थित हुए। राजा और सभी दरबारी उनकी ओर देखने लगे। नसीरुद्दीन, महाराज, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। राजा, हाँ, सुनाओ। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी अपने बगीचे में काम कर रहा था। अचानक उसे एक बड़ा सांप मिला। वह घबरा गया और सोचने लगा, क्या करूं? उसने तय किया कि वह सांप को पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही उसने सांप को पकड़ने की कोशिश की, सांप ने उसे डंस लिया। आदमी दर्द में चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। राजा और दरबारी हंस पड़े। इसके बाद उस आदमी ने सोचा, अगर मैं डर गया तो मुझे कभी भी अपनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए उसने साहस जुटाया और फिर से सांप का सामना किया। इस बार उसने अपने मित्रों की मदद से सांप को पकड़ लिया। वह जीत गया और गांव का हीरो बन गया। राजा वाह, यह तो सच में मजेदार कहानी है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई को मान्यता दी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। समापन। राजा ने नसीरुद्दीन को पुरस्कार दिया और कहा, तुम्हारे ज्ञान और हास्य ने हमें सिखाया है कि जीवन में हंसी और साहस दोनों का महत्व है। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से राजा का दिल जीत लिया और सभी को यह सिखाया कि सच्ची विजय उस साहस में है जो हम अपने डर और समस्याओं का सामना करते समय दिखाते हैं। अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हास्य और बुद्धिमानी का संयोग न केवल समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करता है। कहानी 10। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने दोस्त कलीम के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। कलीम हमेशा नसीरुद्दीन से प्रभावित होता था और उनकी चतुराई को लेकर दंग रह जाता था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे एक नई चुनौती का सामना करेंगे और एक दूसरे को साबित करेंगे कि कौन अधिक बुद्धिमान है। पहला चुनौती। कलीम ने कहा, चलो हम एक दूसरे को सवाल पूछते हैं। जो सही जवाब देगा वही जीत जाएगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले सवाल पूछता हूं। नसीरुद्दीन, कौन सी चीज बिना देखे हमें देखने में मदद करती है? कलीम सोचते हुए, यह तो आसान है। यह आईने की बात है। नसीरुद्दीन, गलत। यह बुद्धि है। कलीम थोड़ा चिढ़ा, लेकिन वह जानता था कि नसीरुद्दीन हमेशा मजाक करता है। दूसरा चुनौती। अब कलीम ने अपना सवाल पूछा। कलीम, अगर तुम्हारे पास एक बकरी है और तुम्हारे पास उसे लेकर भागने वाला एक आदमी है तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन, मैं उसे कहूंगा कि वह बकरी को मेरे पास छोड़ दे। कलीम ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह तो बकरी चुराने आया है। नसीरुद्दीन, तो मैं उसे कहूंगा कि बकरी का दूध पीकर अपना नाम रख ले, फिर वह बकरी के पास वापस नहीं आएगा। तीसरा चुनौती। कलीम ने फिर सोचा कि अब वह नसीरुद्दीन को एक कठिन सवाल पूछेगा। कलीम, एक आदमी अपने घर में घुसते हुए 2 खिड़कियां और एक दरवाजा बंद करता है। वह कैसे निकलता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह खिड़की से बाहर निकलता है। कलीम ने फिर से चौंकते हुए पूछा, लेकिन उसने खिड़कियां बंद कर दी थीं। नसीरुद्दीन, खिड़कियां बंद करना तो उसका काम था, लेकिन जब कोई बाहर जाना चाहता है तो कोई भी रास्ता निकाल सकता है। एक मजेदार मोड़। अब कलीम ने नसीरुद्दीन से कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम मुझे बताओ कि हमारे गांव का सबसे बड़ा झूठा कौन है? नसीरुद्दीन ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आसान है, वही है जो कहता है कि वह मुझसे जीत गया है। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में मजाक और चतुराई जरूरी होती है। नसीरुद्दीन और कलीम ने अपनी चतुराई से एक दूसरे को चुनौती दी, लेकिन अंत में वे दोनों ने अपनी मित्रता को मजबूत किया और हंसी मजाक का आनंद लिया। यह साबित हुआ कि असली जीत दोस्ती में होती है। कहानी 11। नसीरुद्दीन अपने चतुर और हास्यपूर्ण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कई दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त जिसका नाम था अली सबसे करीबी था। अली हमेशा नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चुटीले जवाबों की तारीफ करता था। एक दिन अली ने नसीरुद्दीन को एक चुनौती दी। एक नया अनुभव।
अली नसीरुद्दीन, आज मैं तुम्हें एक खेल की चुनौती देता हूँ। चलो हम शहर के सबसे बड़े बाजार में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अधिक लोगों को हंसा सकता है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आसान है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे एक मिठाई दोगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। बाजार में प्रतियोगिता। दोनों दोस्त बाजार में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। नसीरुद्दीन ने पहले ही एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और उनसे मजेदार कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने अपनी चतुराई से लोगों को खूब हंसाया। नसीरुद्दीन, क्या तुम जानते हो, जब मैं अपनी बीवी के पास गया और बोला मेरे पास एक नया आइडिया है, तो उसने जवाब दिया, क्या तुम मुझे बिना किसी आइडिया के छोड़ सकते हो। लोग हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। इसी बीच अली ने भी अपनी कला दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह नसीरुद्दीन की तरह लोगों को हंसा नहीं पाया। जीत का उत्सव। आखिरकार नसीरुद्दीन ने प्रतियोगिता जीत ली। लोगों ने उनकी तारीफ की और अली को समझ में आ गया कि नसीरुद्दीन का कोई मुकाबला नहीं है। अली, ठीक है नसीरुद्दीन, तुम जीत गए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी मजेदार बातें कैसे आती हैं? नसीरुद्दीन, अली, जीवन की हर परिस्थिति में एक मजेदार पल होता है। अगर तुम हर चीज को हल्के फुल्के अंदाज में देखोगे तो तुम्हारे पास हमेशा कहानियां होंगी। दोस्ती की सच्चाई। अली ने नसीरुद्दीन की बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने अपनी सोच में बदलाव करने का निर्णय लिया। दोनों दोस्त घर लौटते समय बातें करते रहे। अली, नसीरुद्दीन, मैं अब समझ गया हूं कि हंसी और दोस्ती एक दूसरे से जुड़े हैं। नसीरुद्दीन, बिल्कुल अली। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हंसी उन्हें हल्का कर देती है। और सच्ची दोस्ती हर परिस्थिति में साथ रहती है। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपने दोस्त को भी यह सिखाया कि हंसी और दोस्ती का महत्व कितना बड़ा होता है। इस अनुभव ने उनके बंधन को और मजबूत किया और वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों में भी हंसने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और सच्चे दोस्तों का साथ हमेशा महत्वपूर्ण होता है।